मोहब्बत तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, और ऐसी मोहब्बत करना पड़ेगी कि ज़माना देखेगा। तुम मुझसे मोहब्बत करोगी, टूट कर चाहोगी मुझे, मेरे अलावा तुम्हारे ज़हन में कभी कोई नहीं आएगा। तुम जहाँ देखोगी तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ वारिक इब्राहिम नज़र आएगा। तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारी सोचों पर वारिक इब्राहिम का ही कब्ज़ा होगा। तुम्हें मुझसे मोहब्बत करना पड़ेगी मायरा। वारिक इब्राहिम तुम पर ही नहीं, तुम्हारे आंसुओं पर, तुम्हारे दिल पर, तुम्हारी मोहब्बत पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा इख्तियार होगा। तुम मुझसे मोहब्बत ना करने का दावा कभी नहीं करोगी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी। अगर मैं तुमसे मोहब्बत की कोशिश करके अपना फ़र्ज़ निभाने को तैयार हूँ तो बीवी, तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, और हर कीमत पर करना पड़ेगी। वो उसके बालों को सख्ती से मुट्ठी में पकड़े उसके मुंह पे धाड़ा था। उसका अंदाज इतना जुनूनी था कि मायरा को अजीब सी वहशत हुई। उसकी बातों से क्या वो ज़बरदस्ती उसे खुद से मोहब्बत करवाना चाहता था? वारिक, ये आप क्या? वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो उसे चुप करवा गया था। उसका गुस्सा, उसकी दीवानगी उसे सचमुच में अपनी बातों पर पछताने पर मजबूर कर गई। शायद वो बहुत फजूल बोल गई थी। शायद हर मर्द की तरह वो भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाया था कि उसकी बीवी सारी ज़िंदगी उससे मोहब्बत नहीं करेगी। शायद नहीं, यकीनन वो भी उससे ऐसी उम्मीद नहीं रखता था, लेकिन उसने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था, और शायद इसीलिए उसका गुस्सा इस अंदाज में निकला था। सुबह उसकी आंख खुली तो वो बेहद बेतरतीब हुलिये में उसके बिल्कुल पास पड़ी थी। "उठ जाओ मोहतरमा, सुबह हो गई है, कितना सोना है तुमने?" वो उसे कंधे से हिलाता एक झटके में ही उठा चुका था। "क्या मसला है आपके साथ?" उसे गुस्सा आया था उस पर। कल रात इतनी सख्ती से पेश आने के बाद अब भी वो वैसा ही मूड बनाए हुए था। हाँ तो क्या सारी रात नहीं सोने दिया? तो दिन चढ़े तक सोती रहोगी, और वैसे भी यहाँ पर सारा दिन सोने वाला रिवाज नहीं है। उठ जाओ, जाके मेरे लिए नाश्ता बनाओ। वैसे भी शादी को इतने दिन हो गए हैं, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए। मेरे कपड़े भी निकालो। उसने दूसरा हुक्म भी साथ ही दिया था। "क्या मतलब आपका मैं नाश्ता बनाऊँ? कैसे बनाऊँ नाश्ता? मुझे ये सब नहीं करना आता। मेरे हाथ की चाय तो वैसे पी चुके हैं ना आप?" उसने अपनी चाय याद दिलाई। "हाँ तो कोशिश करोगी तो आएगा ना। अपने आप तो हर काम आने से रहा, और वैसे भी बेहतर होगा कि अब तुम अब सारे निभाना शुरू कर दो अपने फ़र्ज़। जितना ज़बरदस्ती तुम्हारे लिए ये रिश्ता है ना, मेरे लिए भी है। अरेंज मैरिज जैसी फीलिंग आ रही है। मैंने कौन सा अपनी मनपसंद की लड़की से शादी की है जो सारा दिन उसे बेड पर लिटाकर उसके नखरे उठाऊंगा? अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो बात कुछ और थी, लेकिन ना तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और ना ही मुझे तुमसे। हम दोनों के लिए ये रिश्ता 50-50 है। तो अब ये ऐसे ही चलेगा, टोटल अरेंज। शायद उसका रात वाला गुस्सा अभी तक नहीं उतरा था। तो मतलब कि आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करने वाले खुद से मोहब्बत करने के लिए? वो कुछ हद तक रिलैक्स होते हुए आईने के सामने रुकी। रात उसकी शिद्दतों के निशान उसकी गर्दन पर वाज़ेह हो रहे थे, जिन्हें आईने के सामने देखती वो शर्मिंदा होती अपना दुपट्टा गले में डाल चुकी थी। नहीं, ऐसा सोचना भी मत। तुम्हें मोहब्बत तो मुझसे करना ही पड़ेगी, मर्ज़ी से ना सही, ज़बरदस्ती से। शायद तुमने थोड़ी देर पहले वाली मेरी बात को गौर से नहीं सुना। मैंने कहा अपने फ़र्ज़ निभाओ, और शोर से मोहब्बत करना भी फ़र्ज़ है। मतलब आप मुझे खुद से ज़बरदस्ती मोहब्बत करने पर मजबूर करेंगे। रात वो उसके गुस्से की वजह से खामोश हो गई थी, लेकिन अब वो ज़रूरत से ज़्यादा उसकी बात को अपनी अना का मसला बना रहा था। "मैंने फ़ारसी में नहीं कहा था," वो धाड़ा। "वाह! मतलब कि अब आप मुझको खुद से अब मोहब्बत करने पर मजबूर करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे मेरे साथ?" उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो अपनी शिद्दतों के निशान उस पर छोड़कर, अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल कर अब तक अपनी बात पर अड़ा हुआ था। "अगर तुम सीधे तरीके से नहीं मानी तो ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे मुंह से अपने लिए इकरार मोहब्बत तो मैं सुन कर रहूँगा।" वो सचमुच ज़िद पर अड़ चुका था। जो चीज़ है ही नहीं आप उसे कैसे सुनेंगे? ये बात अलग कि आप ज़बरदस्ती मुझे इकरार करने पर मजबूर कर दें, लेकिन आप ज़बरदस्ती मेरे दिल में वो फीलिंग तो पैदा नहीं कर सकते ना। और अगर मैंने ज़बरदस्ती तुम्हारे दिल में फीलिंग पैदा कर ली ये वाली, तो? वो अचानक उसे कमर से पकड़कर करीब करते हुए उसका चेहरा सख्ती से हाथों में थाम चुका था। "मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं की जाती।" और वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोली, "मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा मायरा। मोहब्बत तो तुम्हें मुझसे करना ही पड़ेगी। अब तुम इसे मेरी ज़िद समझो या मेरा जुनून, लेकिन तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी वारिक इब्राहिम नहीं, तो फिर अपने लिए अच्छा सा नाम ढूंढ ले, क्योंकि मुझे तो आपसे मोहब्बत हो नहीं सकती।" वो भी ज़िद पर अड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आता था कि वो उसके साथ उसकी बीवी बनकर रहने को तैयार थी, और उसके साथ इस ताल्लुक
ताल्लुक आगे बढ़ाने को भी तैयार थी, यहाँ तक कि वो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहने को तैयार है, उसके बच्चे पैदा करने को तैयार है, लेकिन फिर भी वो ज़िद पर अड़ा था। वो भी किस बात को लेकर? मोहब्बत पर। मोहब्बत तो उसे हो नहीं सकती, चाहे वारिक कुछ भी क्यों ना कर ले। वो भी देखना चाहती थी कि वारिक के जुनून की इंतहा क्या है। वो खुद को भी आजमाना चाहती थी कि उसकी ज़िद कहाँ तक उसका साथ देगी। मेरी प्यारी सी बच्ची, मैं कब से तेरे आने का इंतज़ार कर रही थी। उसने जैसे ही किचन में कदम रखा, अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या इन्होंने आपको बताया था कि वो सुबह मुझसे नाश्ता बनवाने वाले हैं? उसने परेशानी से उनसे पूछा। किसने? अम्मा ने सवालिया अंदाज में पूछा। आपके बेटे ने अम्मा। मैंने उनको बताया था कि मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी कहते हैं जाकर काम करो। हमारे ख़ानदान की लड़कियां दोपहर तक नहीं सोती, और ना ही यहाँ ऐसा कोई रिवाज है। मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। इतनी प्यारी नींद आ रही थी मुझे। पहले तो मुझे रात सोने नहीं, मेरा मतलब है सारी रात खर्राटे लेते हैं तो नींद नहीं आती, पर अब कहते हैं जाकर मेरा नाश्ता बनाओ। वो रूहानी अंदाज में उनके सामने शिकायत करने लगी थी। उस वक्त उसे सच में बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, और उस शख्स ने सुबह ही सुबह उसे उठाकर वॉशरूम तक छोड़ा था, और इतना ही नहीं, साथ ठंडे पानी का नल खोल दिया जिससे उसकी नींद भागे। हाय अल्लाह, मेरी मासूम बच्ची, ये लड़का ना पिटेगा मेरे हाथ। तू जा आराम कर। कितनी दफ़ा समझा चुकी हूँ इस लड़के को कि तू अभी नई है पाकिस्तान में, तुझे अपने हिसाब के टाइम से सेट होने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये लड़का ना अपनी ज़िद पे अड़ा रहता है। तू जाकर आराम कर, मैं खुद बात कर लूँगी उससे। वो उसका दुपट्टा गर्दन पर ठीक से फैलाते उसे कमरे में भेजना चाहती थी। नहीं अम्मा, मैं नहीं जाऊँगी। उन्हें बहुत शौक है ना मेरे हाथ से नाश्ता करने का, तो मैं बनाती हूँ उनका नाश्ता। जैसा भी बनेगा अब खिलाने का काम आपका है। वो उन्हें देखते हुए बोली तो वो उसके बचकाना अंदाज पर मुस्कुरा दी। मैं तेरी मदद करती हूँ। अम्मा ने मुस्कुराते हुए आटे का पेड़ा लिया जो उसने उनके हाथ से लेकर उनके अंदाज में बनाना शुरू कर दिया। हॉस्टल की ज़िंदगी में उसने कभी भी खाना बनाने जैसा काम नहीं किया था। 13 साल की उम्र तक उसने अपनी माँ को ये सारे काम करते देखा। फिर माँ के गुजर जाने के बाद वो हॉस्टल चली गई। हॉस्टल में उसको खाना नहीं, सिर्फ नूडल्स बनाने सिखाए गए थे, क्योंकि रोटी चपाती ये चटपटे खाने अंग्रेज़ों की खुराक में शामिल नहीं थे। वो इंग्लिश फूड अच्छा बना लेती थी, लेकिन वो यहाँ पर खाता ही कौन था। उसके हाथ का पिज़्ज़ा और चीज़ सैंडविच ताशफैन को पसंद था। वो उसके घर पर बनाया करती थी, लेकिन वारिक पूरा का पूरा देसी बंदा था। उसे सिर्फ देसी खाने ही पसंद थे, और देसी खाने बनाना मायरा के बस से बाहर था, लेकिन वो सीख सकती थी, सीखना भी चाहती थी वो। ये क्या कर रही हो तुम? सदफ किचन में दाखिल होते हुए उसे खाना बनाते देखकर पूछने लगी। दीवार पेंट कर रही हूँ, आइए आप भी करवा दें थोड़ी सी हेल्प। उसने दांत पीसते हुए कहा। किसी सवाल का सही तरह से जवाब नहीं दे सकती हो तुम? सदफ को उसके उल्टे जवाब पर गुस्सा आया। और आप क्या अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं कर सकती? नहीं आ रहा नज़र कि मैं अपने जाने मन, मेरा मतलब है अपने उनके लिए खाना बना रही हूँ? उसने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा, जबकि सदफ की नज़र तो उसकी गर्दन पर जम सी गई। उसकी गर्दन पर नज़र आने वाले सुर्ख निशानात बहुत कुछ समझाने के लिए काफ़ी थे उसे। उसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। बस नहीं चल रहा था कि उसकी गर्दन ही काट दे जहाँ वारिक की मोहब्बत के निशान वाजे हो रहे थे। अम्मा की ये बात कि उन्हें मायरा और वारिक के बीच में कोई रिश्ता नहीं लगता था, उसे कुछ हद तक पुरसकून कर गई थी, लेकिन मायरा की गर्दन पर मौजूद निशान देखकर उसकी सारी गलतफहमी दूर हो गई। कहाँ पहुंची मेरी बच्ची, बन गया नाश्ता? अम्मा किचन में कदम रखते हुए बोली, जो सुबह ही सुबह छोटू और अहमद को जगाने के मुहाज पर पहुंची हुई थी। जी अम्मा, बन तो गया, लेकिन ये पराठे गोल नहीं है, थोड़ा सा लंबा हो गया। राइट साइड से और लेफ्ट साइड के दो कोने निकल आए, लेकिन बुरा नहीं लग रहा। उसने अपनी कोशिश को देखते अम्मा से तारीफ सुनना चाही थी। बुरा? मैडम ये बहुत बुरा है, और वारिक इसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। पहले तुमने उस रात उनके लिए वो बिना चीनी चटनी मसाले वाली चाय बनाई, और अब ये शाहकार। तुम्हें ना शर्म से डूब मरना चाहिए, कोई काम नहीं आता तुम्हें, और अब तुम ये उनको दोगी? थप्पड़ लगाएंगे वो तुम्हारे मुंह पर। सदफ का गुस्से से बुरा हाल था। वो लम्हे में उसकी सारी कोशिश पर पानी फेर चुकी थी, जबकि अम्मा उसका पराठा देख रही थी, जो एक तरफ से मोटा और एक तरफ से पतला था, जबकि एक तरफ से कच्चा था और दूसरी तरफ से जला हुआ। उसकी हालत ऐसी हरगिज़ ना थी कि वारिक को उसकी बीवी की पहली कोशिश कहकर उसके सामने पेश कर देती। सदफ, इस तरह से बात मत करो, बात करने का तरीका होता है। बेटा, इसने पहली दफ़ा कोशिश की है, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। इधर आओ, मैं बनाती हूँ, तुम कल बनाना उसके लिए नाश्ता। सदफ का अंदाज अम्मा को हरगिज़ पसंद नहीं आया था, इसलिए वो उसका हाथ थामे एक बार फिर से गर्दन पर दुपट्टा बराबर करती अपनी साइड कर चुकी थी, जबकि सदफ को उनकी यह हमदर्दी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अम्मा, नाश्ता आपने बनाया है ना? मैंने मायरा को नाश्ता बनाने के लिए कहा था। अम्मा ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट लाकर उसके सामने रखी, उसने उन्हें देखते हुए कहा, बेटा बनाया था उसने, लेकिन पहली कोशिश थी ना, तुम नाराज़ हो जाते इसलिए नहीं लाई।
इंशाल्लाह 1 डेढ़ माह में अच्छा नाश्ता बनाने लगेगी। तो अपनी बीवी के हाथ से नाश्ता करने की ख्वाहिश पूरी कर लेना तुम। नाश्ते की प्लेट सामने करते उन्होंने कहा। लेकिन वो अपनी बात पर अड़े था। नहीं अम्मा, मैंने उससे कहा था कि नाश्ता बनाए, तो फिर आपने क्यों बनाया? वो जैसा भी बनाएगी मैं खाऊंगा, आप लाएं उसके वाला। वो अम्मा को देखते हुए बोला। उसने पहली दफ़ा उससे फरमाइश करके कुछ बनवाया था तो कैसे ना खाता। अम्मा बता रही है ना कि वो अच्छा नहीं बना, क्यों पीछे पड़ गए हो फिर? जल्दी अच्छा खाना बनाना सीख लूँगी, फिर खाइएगा। उसने गुस्से से घूरते हुए बेहद कम आवाज़ में कहा। नहीं, मुझे आज ही खाना है, लेकर आओ तुम वो जो तुमने बनाया। वो अब भी अपनी बात पर कायम था। वो गुस्से से पीछे करती कुर्सी उठकर किचन में गई, जहाँ सदफ खड़ी मुस्कुरा रही थी। यकीनन डाइनिंग टेबल पर होने वाली बात तो वो सुन चुकी थी और अब उसकी बेइज्जती की मुंतज़िर थी। अगर तो वारिक ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की ना, तो कभी भी उसके लिए वो कुछ नहीं बनाएगी। ये फैसला उसने कर लिया था। उसके आपके दांत क्यों निकल रहे हैं? उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जिसने मुस्कुराते हुए सर नफ़ी में हिलाया था, जबकि वो साइड पर खाना उठाकर बाहर ले गई, जो अम्मा ने एक साइड पर रखवा दिया था। सदफ उसके साथ ही पीछे आई थी, क्योंकि वो पूरे सीन का भरपूर मज़ा लेना चाहती थी। उसने गुस्से से पराठा लाकर उसके सामने रख दिया। देखो बेटा, अब पहली दफ़ा कोशिश की है इसने, आहिस्ता आहिस्ता अच्छा बना लेगी। तुम ये वाला खा लो। अम्मा ने एक बार फिर उसे ऑफ़र की, जो मायरा का पराठा देखकर मुस्कुरा दिया। नहीं अम्मा, मैं यही खाऊंगा। मेरी बीवी ने जो बनाया इतना भी बुरा नहीं, बस शक्ल थोड़ी सी ख़राब है, और वैसे भी प्यार से मेरी बीवी मुझे जहर भी खिला देगी ना, तो वो मैं खा लूँगा। ये भला क्या चीज़ है। उसके अंदाज में उसकी बनाई गई चीज़ की कदर थी। मायरा को सिर्फ इतनी सी बात ने ही खुश कर दिया था, जैसे उसकी सारी मेहनत वसूल हो गई हो। जबकि वो उसके साथ बैठा आहिस्ता आहिस्ता उसका बनाया पराठा खाना शुरू कर चुका था। बहुत बुरा है ना, अगली दफ़ा अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी, पक्का वादा। उसके करीब झुकते वो नर्म लहजे में बोली। उसके अंदाज ने फारिक को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, जबकि सामने बैठी सदफ उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर मुस्कुराते अपनी माँ को इशारे कर रही थी, ताकि उसकी गलत फहमी भी ठीक से दूर हो जाए। रुखसती बहुत सादगी से हुई थी। वो अपने माँ बाप से दूर, अपने 3 भाइयों से दूर न्यूयॉर्क चली गई थी। रुखसती वाले दिन ही उनकी फ़्लाइट थी, तो वो सीधे एयरपोर्ट आए थे। वो पहले भी अपने बाबा के साथ बहुत दफ़ा न्यूयॉर्क घूमने गई हुई थी, इसीलिए उसके टिकट वीज़े का किसी तरह का मसला नहीं हुआ था। जहाज़ में उसकी सीट इरफान के बिल्कुल साथ थी। अपना रूसी जोड़ा उतार कर उसने सादा सा लिबास पहन लिया था। वो पहली दफ़ा उसे इतने करीब से देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा सीधी लेकिन बेतहाशा खूबसूरत थी। सबको जानने के बाद उसका दिल चाहा था कि वो घर वालों को बता दे कि उसकी भाभी उसके भाई के साथ खुश क्यों नहीं है, और इरफान ऐसा नहीं जैसा सबको लगता है। लेकिन वो अपने माँ बाप की खुशियों को मान नहीं कर पाई थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो बता नहीं पाई थी, सिवाय 1.5 साल वारिक के, जो उसकी बात को समझ ही नहीं सकता था। मैं नहीं जानता कि हम दोनों का आने वाला सफ़र कैसा होगा, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। इरफान उसके कंधे पर अपना हाथ रखते उसका दूसरा हाथ अपने हाथ में थाम चुका था। वो कुछ भी नहीं बोली थी, बस सुनती रही। वो उसे शायद अपने साथ कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ैनब को ये सब दिखावे के सिवा कुछ नहीं लगा था। उसके लिए यही क़यामत काफ़ी थी कि जिसे वो बचपन से चाहती है, जिसे अपना मानती है, वो उसका कभी था ही नहीं। उसके दिल पर कोई और राज करता था। उसकी पहली मोहब्बत कोई और था, और शायद पहली मोहब्बत को भुलाकर आगे बढ़ना आसान नहीं होता। उसने मुश्किल से ही सही, लेकिन हर तरफ से ताजफैन का नाम हटा दिया था। ये न्यूज़ इस तरह से ब्रेक होगी उसने भी कभी नहीं सोचा था। वो जानती थी कि ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ क्रिस्टन की वजह से हुआ है। उसने तो बस क्रिस्टन को ताजफैन से दूर करने के लिए उससे कह दिया था कि वो उसे डेट कर रही है, लेकिन वो आगे से इस तरह की कोई हरकत करेगी उसे उम्मीद नहीं थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्रिस्टन को कुछ कर दे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो उसकी फ़िल्म की हीरोइन थी, और मसला उस फिल्म के प्रोड्यूसर का भी था, जो सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा था बल्कि क्रिस्टन का बाप भी था। वो इस फिल्म से उसे लॉन्च करना चाह रहा था। देखो ताजफैन, मैंने सारा मसला हल कर दिया है। ये हर तरफ से तुम्हारा नाम हटा दिया गया है। तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब हम आराम से दोबारा काम शुरू कर सकते हैं। वो मुस्कुरा कर बोली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोज़ मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। आपको नहीं पता कि मेरे लिए कितना बड़ा मसला बन सकता था। मेरे घर में प्रॉब्लम हो सकती थी। आई एम सॉरी, मैंने आपसे काफ़ी रूडली बिहेव किया, लेकिन उस दिन अपने हवासों में नहीं था।
इस सब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि इस तरह की खबर मेरी ज़िंदगी कैसे डिस्टर्ब कर सकती है। मुझे अपने टैलेंट पर यकीन है। मैं इस तरह की खबरें फैलाकर हिट नहीं होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे काम से पहचानें, इस तरह की फ़ज़ूल खबरों से नहीं। वो अभी बोल रहा था जब अचानक उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप की टोन बजी। उसने अपने मोबाइल फ़ोन पर आने वाले अनजान नंबर से वीडियो को चेक किया। वीडियो कल की थी, जब वो तनावुश को अपने साथ घुमाने लेकर गया था और उसकी तस्वीरें बनाते हुए उसके करीब गया था। वो वीडियो काफ़ी खूबसूरत थी, कम से कम उसे तो बहुत पसंद आ रही थी। मगर ये वीडियो बनाई किसने थी, उसे समझ नहीं आया कि फिर अचानक वीडियो को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मायरा। उसने ये नाम लिखकर उस अनजान नंबर पर सेंड किया, जबकि दूसरी तरफ से सीन होने के बावजूद भी कोई जवाब ना मिला। जबकि वो प्यारी सी वीडियो मोबाइल में सेव करते तनावुश के नंबर पर भी वो सेंड कर चुका था। मायरा के अलावा ये हरकत और कोई नहीं कर सकता था। हो सकता है कि उसके अंदर खुद से कुछ करने का कीड़ा अपनी मौत आप मर चुका हो और वो दोबारा वापस आ गई हो उसके पास। सच में वो उसे मिस कर रहा था बहुत। चलें काम शुरू करते हैं। मोबाइल वापस जेब में रखते वो बोला तो रोज़ भी उसके साथ ही उठकर बाहर निकल गई। जबकि दूसरी तरफ मौजूद शख्स जिस तरह का रिएक्शन चाहता था वैसा ना मिलने पर बदमज़ा हुआ था। अगर तुम नहीं चाहते कि ये वीडियो रोज़ तक जाए और उसे पता चले कि तुम्हारा किसी बाहर वाली लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। वो अपने काम में मसरूफ़ था जब उसे ये मैसेज उसी नंबर से आया जिससे सुबह उसे वीडियो मिली थी। मायरा, ये क्या फ़जूल जोक है। उसने टाइप करके सेंड किया। मायरा नहीं हूँ मैं, और ये कोई प्रैंक नहीं बल्कि तुम्हारी हकीकत है। यहाँ तुम रोज़ के साथ अफेयर चला रहे हो और बाहर भी तुमने एक गर्लफ्रेंड रखी हुई है। अगर ये बात रोज़ को पता चली तो तुम जानते हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा। एक बार फिर धमकी भरा मैसेज रिसीव हुआ था उसे। तुम रोज़ को बताकर देख लो कि मेरे साथ क्या होगा। जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब अगर दोबारा मुझे तंग करने की गलती की ना, तो देख लेना, हरगिज़ ऐसी गलती मत करना दोबारा। उसने मैसेज सेंड करते हुए मोबाइल एक तरफ रखा और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कौन सा उसका रोज़ के साथ सच में कोई अफेयर चल रहा था जो उसकी शादी के बारे में जानकर वो बुरा महसूस करेगी। उसने फ़िलहाल उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि जब रोज़ ने उसे ऑफ़र की थी वो अपने और तनावुश के रिश्ते को लेकर उस वक्त वो अपने और तनावुर के रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं था। उसे नहीं लगता था कि वो तनावुश के साथ मोहब्बत कर बैठेगा, लेकिन उस मासूम सी लड़की ने अपनी मासूमियत और सादगी से उसके दिल की दुनिया को फ़तह कर लिया था। अब चाहे पूरी दुनिया को ही क्यों ना पता चल जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़ाइल उसे ऑफ़िस में आकर भी नहीं मिली थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि मीटिंग शुरू हो चुकी थी और अब उन लोगों ने उससे फ़ाइल मांगनी थी जो उसके पास थी ही नहीं। उसने पहले ही सोच लिया था कि वो अपने क्लाइंट से कुछ दिन का वक्त मांग लेगा और फ़ाइल एक दफ़ा फिर से तैयार करेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो मीटिंग रूम में बैठा अपने क्लाइंट का इंतज़ार कर रहा था। जब वो लोग ऑफ़िस में दाखिल हुए, उनके साथ बदर ख़ान भी था, जिसे देखते उसके माथे की रगें फूलने लगीं। हेलो मिस्टर इब्राहिम, ये बदर साहब हैं जो हमें आपसे ज़्यादा अच्छी ऑफ़र दे रहे हैं, तो सोचा क्यों ना ये मीटिंग हम इनके साथ ही कर लेते हैं इकट्ठे। वो कुर्सियाँ संभालते हुए उसे बताने लगे, आपको ये बात पहले मुझे फ़ोन पर बतानी चाहिए थी। इस तरह किसी को भी उठाकर आप मेरे ऑफिस में ले आएंगे? उसने काफ़ी सख्ती और बदतमीज़ी से कहा। सामने बैठे क्लाइंट्स उसके लहजे पर काफ़ी नाराज़ लग रहे थे। मिस्टर वारिक, ये प्रोजेक्ट 4 पार्टीज 4 अलग अलग कंपनियों से फ़ाइनल किया जाएगा। ये बात तो हम आपको पहले ही बता चुके थे। हमारे एक पार्टनर बदर ख़ान होंगे, ये इनका काम है, आप चेक कर लीजिए। वो एक नीले रंग की फ़ाइल उसके सामने रखते हुए बोले तो अपनी फ़ाइल को बहुत अच्छे तरीके से पहचान गया था वो। उसके गुस्से में मज़ीद इजाफा हुआ। आई एम सॉरी, मैं इनके साथ किसी भी तरह का प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता। मैं किसी ऐसे शख्स के साथ काम नहीं करना चाहता जो बदर ख़ान के साथ काम करना चाहे, क्योंकि चोरों और लुटेरों से मेरा कोई वास्ता नहीं। और बदर ख़ान, इस कंपनी में तुम दोबारा कभी नहीं आ सकते। ये तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा, चाहे तुम चोरी करके मेरा ही काम मेरे सामने क्यों ना पेश कर दो या इस तरह मेरी मेहनत पर अपना नाम लिख दो। गेट आउट। वो फाइल उठाकर उसके मुंह पर फेंकते हुए गुस्से से दहाड़ा था। मिस्टर वारिक, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हमारे साथ। मैंने कहा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से अपना ये चोर लेकर, वरना धक्के मार कर निकालूंगा सबको। गेट आउट। उसने चुटकी बजाते उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। इतनी इंसल्ट पर वहाँ रुकने का वो सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए फ़ौरन बाहर का रास्ता लिया। तैयब,
اب کہاں مر گئے ہو تم؟ وہ اپنے سیکرٹری کو بلا رہا تھا جو بھاگتا ہوا اندر آیا۔ مجھے کل کا سورج نکلنے سے پہلے یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ میرے گھر سے میری فائل بدر خان تک کیسے پہنچی۔ وہ غصے سے اسے دیکھ کر بولا، جو صرف ہاں میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اب اس نے کیسے انفارمیشن نکلوانی تھی یہ اس کا کام تھا۔